चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील राजपूत आपको कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ाता हूँ, जो कि प्रश्न नंबर 1.1 मैंने पहले करवा चुकी हो। आप वीडियो पर जाके हैबिट क्लासेज पर देख सकते हैं। और जो प्रश्न नंबर 1.2 है वो मैं अभी करवा रहा हूँ, जो कि देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपको प्रश्न नंबर 1.2 का दिखेगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जो कि इसके 5 सवाल दिए हैं। बारी बारी से इनको करेंगे। चलिए देखिए पहला सवाल करेंगे अपन। हाँ, पहला सवाल इसमें दिया है 140 के गुणनखंड करेंगे। क्या है देखिए, सबसे पहले छोटे पाड़े से काटते हैं। छोटा पाड़ा दो से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 0 की 0, फिर काटेंगे 2 तिया 6, बचेगा 1 क्योंकि 7 था, तो 2 पंजे 10, फिर काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। ठीक, क्योंकि 35 2 के पाड़े से नहीं कट रहा था, ना 3 से कट रहा, ना 4 से, डायरेक्ट 5 से कट रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, 5 से कट रहा था, तो 5 सत्ते 35 और फिर 7 एकन 7। चलिए अब 140 कितने गुणनखंड है इसके? 2 गुणा 5 गुणा 7। इसका एक ही सीधा सा फार्मूला है कि जो अंक जितनी बार आए उसके ऊपर उतनी ही घात लगा दो। ठीक, जैसे कि 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, इसके ऊपर 2 घात लगा दो, उतने ही अंक चढ़ाओ। अब 5 कितनी बार आया है? 1 बार है, तो 5 को एक बार सिंगल है तो अपने आप में ही 1 है। 7 एक बार है तो 7 के 7 लिखने दो। यही आपका आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। चलिए उतार लीजिए। यदि आप उतारना चाहो, यदि नहीं उतार पाते इतने जल्दी, तो आप वीडियो रोक के उतार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल रहे आपका दूसरा 156। इसको भी इसी तरीके से करेंगे। 156 सबसे पहले छोटे पाड़े से काटेंगे। 2 सत्ते 14, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, बचेगा 1, 2 नाम 18, फिर काटेंगे। 2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से काट के देखते हैं। 3 एकन 3, 3 तिया 9, फिर 13 एकन 13। चलिए कंप्लीट। अब 156 का बनाएंगे। कितने गुणनखंड आए? 2 गुणा 3 गुणा 13। चलिए अब इसमें वही करेंगे। बताइए मुझे, दो जो अंक जितनी बार मैंने बताया, जो अंक जितनी बार आता है उसको उतनी बार उसके ऊपर उतनी ही घात लगा देते हैं। अब 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया तो उसके ऊपर 2 लगा दो। अब फिर 3 है, फिर गुणा 13 है, बस क्योंकि 3 एक बार है, अपने आप में ही 1 है 3, और गुणा 13 है तो 13 ही अपने आप में 13 एक ही है। चलिए यही सवाल आपका, यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट सवाल आपका तीसरा रहेगा। तीसरा सवाल क्या है? 3825। इसको भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, छोटे पाड़े से काटो। छोटे पाड़े से 2 से काटते, 2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से काट के देखते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा कितना? 2, तो 3 सत्ते 21, बचेगा 1, तो 3 पंजे 15। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्योंकि 8 था, बचेगा 2 यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 22, तो 3 सत्ते 21, 22 में से 21 जाएगा, बचेगा 1, ये हो जाएगा 15, तो 3 पंजे 15। यहाँ तक क्लियर? आगे फिर 3 से काटेंगे। 3 चौको 12, फिर ये 7 है, 3 दूनी 6, बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएंगे ये 15, तो 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट कटेगा 5 से। 5 अट्ठे 40, बचेगा 2, 5 25। फिर इसे 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, 8 थे, 5 एकन 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 5 सत्ते 35। फिर काटेंगे से 17 से, तो 17 एकन 17। लिख लीजिए कितने गुणनखंड आए इसके? 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब देखिए 3 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 घात लगा दो। जो जितनी बार उसके ऊपर उतनी घात। 5 कितनी बार? 2 बार, तो 2 लगा दो। 17 कितनी बार? तो 1 बार, तो 17 एकम, यानी 17 अपने आप में 1, तो ये आपका आंसर है। चलिए उतार लीजिए। चलिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस देखते चलो आप लोग, समझ में आएगा बिल्कुल क्लियर। अब चौथा सवाल देखिए। आपका अगला सवाल चौथा है 5005। कर लीजिए इसे 5000, वही इसका भी जैसे इनका किया था दूसरे और तीसरे सवाल का। पहले का सबसे पहले अपन इसके छोटे पार्ट से यानी 5 से कटेगा ये। 5 एकन 5, 0 0, 5 एकन 5। क्लियर?
तो समझाने वाली ऐसी बात ही नहीं है, बस काटना ही है। आप इसको काटेंगे 5 के पाड़े से फिर काटेंगे तो 5 एकन 5, नहीं 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, क्योंकि 5 से कटेगा ही नहीं हो। 7 से ना तो 6 से कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटेगा। 7 एकन 7, फिर बचेगा 10 था, 7 एकन 7 बचेगा 3, ये हो जाएंगे 30। तो 7 चुको 28, 30 में से 28 जाएंगे तो बचेंगे 2, ये हो जाएंगे 21, तो 7 तिया 21। फिर कटेगा ये डायरेक्ट 11 से, 11 से काट के देखिए तो 11 एकन 11, 14 था, 11 जाएगा तो बचेगा कितना 3, तो ये हो जाएगा 33, तो 11 तिया 33। फिर डायरेक्ट कटेगा ये 13 से, तो 13 एकन 13। चलिए अब इसे कर लीजिए 5005 का क्या हो जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखो सभी एक एक बार आया तो इसलिए इसका आंसर यही रहेगा। जो जितनी बार होता है उसका उतनी बार घात लगाते हैं, लेकिन इसमें तो सभी आपस में सिंगल ही है, तो उसको यही रहने देंगे, ये आंसर रहेगा इसका। चलिए कंप्लीट ये सवाल। और नेक्स्ट सवाल है आपका 5वां सवाल। ज्यादा लोड मत लीजिए, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप तो बस देखते चलिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, डायरेक्ट उसमें नोट करते चलिए और समझते चलिए। 5वां सवाल है आपका 7429 कर लीजिए। सबसे पहले छोटा पहाड़ा यानी ये डायरेक्ट कटेगा आपका 17 से। 17 चुको 68, 74 था, 17 चुको 68, 74 में से 68 जाए कितना बचेगा 6, ये हो जाएंगे 62, तो 17 × 51, ठीक है ना। कितना था ये 62 में 17 × 51, तो कितने हो जाएंगे, बचेंगे 11, और इधर था 9, 11 इधर है और 9 इधर, कितने हो जाएंगे 119, तो 17 7 119 कंप्लीट। फिर इसे काटेंगे पर 19 से, डायरेक्ट 19 से ही कटेगा ये, तो काट लीजिए 19 दूनी 38, बचेगा कितना ये 5, 19 57। फिर इसे काट लीजिए आप 23 से, तो 23 एकन 23 कंप्लीट। अब इससे भी देख लीजिए कितने क्या है इनके गुणनखंड, 17, 19 और 23, यही इसका आंसर है। चलिए कंप्लीट। प्रश्नावली 1.2 के जो पहले सवाल के 5 सवाल है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए पहला सवाल हो चुका है, नेक्स्ट सवाल देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है, ठीक है ना। इनसे 3 सवाल दिए हैं, तो तीनों को बारी बारी से करें। चलिए पहला सवाल 26 और 91। अब 26 का अलग करेंगे अपन और 91 का अलग करेंगे। चलिए सबसे पहले छोटे पाड़े से काटेंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13। इसे भी काटेंगे, ये किससे कटेगा 7 से, 7 एकम 7, बचे कितना 2, तो 7 तिया 21 और 13 एकम 13। चलिए अब 26 का कितना आया है 2 गुणा 13 और 91 का कितना आया है 7 गुणा 13। अब अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है व उसकी जांच भी करना है। एचसीएफ एलसीएम निकालना है और उनकी जांच भी करना है। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ देखिए आप, एचसीएफ वह होता है जो कॉमन होता है। अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 2 इसमें है, क्या इसमें 2 है, नहीं है, तो ये तो कॉमन हो नहीं सकता है। 13 इसमें है, क्या इसमें भी 13 है, हाँ बिल्कुल है 13 इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। जो कॉमन होता है उसी में से एक ले लेते हैं, यानी कॉमन एक लेते हैं, वही आपका एचसीएफ। तो 13 है तो 13 ही इसमें आप एचसीएफ लिख रहे हो। कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन संख्या होती है वही कॉमन आपका एचसीएफ हो जाता है। 7 इसमें तो 7 इसमें है, तो 13 मिल रहा है दोनों में, तो 13 ही आपका एचसीएफ होगा। अब आता है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा आपका, जो बचा है 2 बचा है, ये कॉमन है तो इसमें से एक 13 ले लेंगे और बचेगा 7, ठीक। इनका गुणा कराने पर क्या आता है 13 7 91, 91 दूनी कितना होता है 182। यही आपका एचसीएफ होगा और ये आपका एलसीएम होगा। अब वो कह रहा है कि जांच कीजिए, तो जांच भी कर लीजिए आप, ठीक। देखो उसमें लिखा है सवाल में
कि जांच की कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी दोनों यदि इनका गुणा करने पर और इनका गुणा करने पर एलसीएम का दोनों तरफ समान होना चाहिए। अगर समान संख्या आ जाती है तो इसका मतलब आपका सवाल सही है, अगर समान नहीं आती है इसका मतलब सीधा से एक सवाल आपका गलत है। तो देखिए करते हैं, लिख लीजिए इसमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। चलिए अब दो संख्या कौन सी है, 26 और 91, यही है ना दो संख्या है, लिख दीजिए इसमें 26 और 91, इनका गुणनफल और एचसीएफ कितना आया है अपने पास 13 आया है, एलसीएम कितना आया है 182 आया है। ठीक समझे, यानी 26 और 91 दो संख्याएं हैं और 13 और 182, ठीक है ना, इनका आपस में गुणा कराने पर समान संख्या आना चाहिए। यदि समान संख्या दोनों तरफ आ जाती है तो इसका मतलब आपका सवाल सही है, अगर समान संख्या नहीं आती तो आपका सवाल गलत है। तो इनका गुणा करने पर आपका जो आएगा, ठीक है, गुणा करा लीजिए, इनके 91 गुणा 26 करेंगे तो आपका जो आएगा वो 2366 आएगा, इधर भी आपका 2366 आएगा। ठीक, मैंने पहले से कर रखा था इसलिए आप भी कर लीजिए, 91 गुणा 26 करेंगे 2366 आएगा, इसका भी आपस में करेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब आपका सवाल सही है, दोनों तरफ सेम संख्या आ रही है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल ना लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका 510 और 92। 510 और 92 भी आपको इसी तरीके से करना, सेम टू सेम। देखिए 510 दूसरा सवाल है आपका 510 और 92, 510 का अलग कर लीजिए, 92 का अलग कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। 2 से 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब देखिए किससे कट रहा, 3 से काट के देखते हैं, 3 8 24 बचेगा 1, 3 5 15, फिर 3 से काटते हैं, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा डायरेक्ट, 5 एकन 5 बचेगा 3, 5 7 35, फिर कटेगा 17 से, तो 17 एकन 17, इसको 2 से काट के देखते, 2 चौको 8 बचेगा 2 छिंके 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर कटेगा 23 से, तो 23 एकन 23। लिख लीजिए इसे, 510 बराबर कितना आया है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 बराबर कितना आया है, 2 गुणा 2 गुणा 23। चलिए अब मैंने आपको बताया एचसीएफ वे होता है जो कॉमन होता है दोनों में, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसका मतलब 2 ये हो गया, इसमें 3 है क्या, इसमें 3 है नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, यानी 2 ही आपका कॉमन मिल रहा था, बाद बाकी और संख्या आपको कॉमन मिल नहीं रही थी, तो यही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम देखिए जो बच्चा है दोनों में, ये दोनों कॉमन था तो इसमें से एक ले लेंगे, गुणा 3 5 गुणा 17, फिर गुणा ये 2, क्योंकि ये कॉमन था, इनमें से दोनों में से तो एक लिया है, बचा ये 2, तो ये 2 इन्हें लिख दिया, गुणा 23। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनका गुणा कराने पर आपका आएगा 23,460। ओके, मैंने पहले से ये गुणा कर रखा था इसलिए आप भी कर लीजिए, कितना आएगा एलसीएम इसका 23,460। अब इसकी करना है अपने को जांच, जांच कर लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ओके, अब देखिए दो संख्या कौन सी है, 510 है तो हमारे पास, और दूसरी कौन सी है 92 है। चलिए एचसीएफ कितना है अपने पास, एचसीएफ हमारे पास निकला है 2 और एलसीएम कितना निकला है 23,460, 23,460। ठीक है, कितना निकला है अपने पास एचसीएफ, एचसीएफ अपने पास आया है 2, एलसीएम जो आया है अपने पास 23,460 आया है, तो इसका जो निकलेगा जांच करने पर 46,920 आएगा। ओके, इधर भी 46,920, आप इनका गुणा करके देख लीजिए। ठीक है,
गुणा तो आपको करना ही आ रहा होगा या गुणा भी सिखाना पड़ेगा? ठीक, यही आपका बिल्कुल सही सवाल होगा। चलिए उतार लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपका कौन सा है? तीसरा है, वो भी सेम इसी तरीके से होगा। तीसरा सवाल भी आप बिल्कुल समझने पे ध्यान दीजिए अपना पूरा 100%, बिल्कुल समझ में आएगा सवाल और पूरे पूरे नंबर आएंगे आपके एग्जाम में। मैथ की इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आपने मेरे से मन लगा के मैथ पढ़ा तो बिल्कुल आपके अच्छे नंबर आना है। यदि आप टाइम पास कर रहे हो तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी। चलिए तीसरा सवाल आपका है, तो तीसरा सवाल क्या है? 336 और 54, इसको भी कर लीजिए। 336 और 54 को 2 एकम 2, बचेगा कितना? 1, 13 हो जाए। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अब देखिए 336 बराबर कितना आया है? कितनी बार? 1 2 3 4, 4 बार आया है। 1 2 3 4, 3 गुणा 7, फिर 3 गुणा 7। अब 54 को देख लीजिए, 2 गुणा 3 बार 3 आया है, तो 1 2 3। अब मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ जो निकालते हैं, देखिए एचसीएफ देखिए जो कॉमन होता है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो आप इसमें एक तो 2 आ जाएगा, इसमें 2 और है तो इसमें कोई 2 और है नहीं, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, एक 3 ले लीजिए और बाद बाकी है नहीं, यानी 3 दूनी 6 आपका एचसीएफ आ जाएगा। अब एलसीएम देखते हैं, बाद बाकी जो बचा है वो लिख लीजिए। ये दोनों कॉमन था तो इसमें से एक ले लेंगे। ये 2 तो ये कॉमन था नहीं, ये भी कॉमन नहीं था, ये भी कॉमन नहीं था, 3 एक कॉमन मिला तो इसमें से एक 3 ले लेंगे। 7 था तो 7 ले लीजिए, ठीक है ना। एक कॉमन ले ही चुके हैं, इनमें से बचेगा 3 गुणा 3। अब इसका कितना क्या आएगा वो आप गुणा करने पर आपको पता चलेगा, वो होगा 3024। कितना? 3024। इसका गुणा आप कर लीजिए, ये आपका एलसीएम आएगा। एचसीएफ कितना आया इसका? 6 और एलसीएम आएगा आपका 3024। अब इसकी जांच कर लीजिए। मेरे पास थोड़ी जगह का अभाव है तो आप थोड़ा अपने तरीके से लिख लीजिए, जांच को थोड़ा नीचे लिखिए अच्छे तरीके से। अब लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। गुणनफल के दो संख्या कौन सी? 336 गुणा 54। एचसीएफ कितना है आपके पास? तो एचसीएफ देखो ये है 6, ओके। एलसीएम कितना है? 3024, तो 3024 लिख लीजिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इनका आपस में गुणा कराने पर आपका 18144, ओके, 18144 यही आपका जांच करने पर आएगा। और इनका दोनों गुणा करने पर देख लीजिए, और इनका दोनों गुणा करने पर देखिए, हाँ देखिए आप बिल्कुल गुणा करके, तो यही आपको संख्या प्राप्त होगी। तो चलिए आपका ये फिनिश हुए तीनों सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 जो सवाल थे बिल्कुल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए सवाल नंबर 2 तक तो अपने सवाल हो चुके हैं। अब सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 में क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जो कि 3 सवाल दिए गए हैं। तो पहला सवाल देखेंगे अपन। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है अपना 12, 15 और 21। अब 12, 15, 21 को अलग करेंगे। 12 का अलग गुणनखंड करेंगे, 15 का अलग करेंगे और 21 का अलग कर देंगे। चलिए तो सबसे पहले छोटे पार्ट से काटते मैंने आपको बताया है। तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3।
चलिए ये कटेगा 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। इसको काटते हैं अपन 3 से 3 सत्ता 21 और 7 एकन 7। अब इसको 12 का देख लेंगे क्या क्या है। 12 गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का है अपना 3 गुणा 5 और 21 का रहेगा 3 गुणा 7। अब देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम पूछा अपने से, तो एचसीएफ बता देते हैं अपन। मैंने आपको बताया जो कॉमन होता है वही एचसीएफ कहलाता है। जो तीनों में एक जैसा जो कॉमन मिल रहा है वो यहाँ पे एचसीएफ लिख देंगे। और तो बताइए 2 इसमें है तो 2 इसमें है क्या? नहीं है, इसमें भी नहीं है। और 3 इसमें है क्या? 3 इसमें है, हाँ इसमें भी है, इसमें भी 3 है। तो यानी तीनों में 3 मिल रहा है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है तो इनमें 7 नहीं है। और बाद में कुछ नहीं है, केवल एचसीएफ 3 ही रहेगा इसमें। अब बाद में एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या रहेगा? 2 फिर 2 गुणा 3, क्योंकि 3 अपना एचसीएफ था क्योंकि कॉमन था। इनमें से 3 अपने एक कॉमन ले लिया है। आप 3 कॉमन ले चुके हैं इनमें से, तीनों में से, तो गुणा 5 लिख देंगे 5। उसके बाद में गुणा 7। अब इसका गुणा करवा देंगे तो गुणा करने पर इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 420। मैंने पहले ही कर रखा था, जो कि 420 इनका एलसीएम आएगा। ठीक, उतार लीजिए। चलिए सेकंड सवाल देखिए। सेकंड सवाल क्या है अपना? नेक्स्ट 17, 23 और 29। अब 17, 23, 29 का करेंगे तो 17 को 17 से काटेंगे। 23 है तो 23 से ही कटेगा और 29 है तो 29 से ही कटेगा। 29 सेकंड। अब 17 का देखेंगे तो 17 का क्या आया है? 17 और गुणा 1। फिर 23 का देखेंगे, 23 का क्या आया है? 23 और ये 1। फिर 29 का देखेंगे तो 29 का क्या है? इसमें 29 और इंटू यानी 1 ये। अब बताइए जब ऐसी स्थिति में इनमें यदि वैसे तो कॉमन 1 आ रहा है, हालांकि जब ऐसी स्थिति में कॉमन आपको नहीं मिलता तो उस स्थिति में एचसीएफ में क्या रखते हैं? 1 रखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ अपना जैसे 1 मिल ही रहा है इसमें, तो एचसीएफ क्या रखेंगे अपन? एचसीएफ 1 रखेंगे। और एलसीएम आपका क्या रहेगा? इनका गुणा करा दीजिए। 13 गुणा 23 और गुणा 29 का इनका गुणा करवाएंगे तो इनका गुणा करने पर क्या आएगा? 11, 33, 9। यही आपका आंसर है। ठीक, आप गुणा कर लीजिए और गुणा करने के बाद में जो संख्या है वो ये आएगी। चलिए मैंने पहले से कर रखा था इसलिए। आप यदि सवाल को लिखना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके आप लिख लीजिए सवाल को, कोई दिक्कत नहीं आई आपको बिल्कुल। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखिए, जिससे आपको बहुत अच्छा दिखेगा। आप तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल आपका रहेगा 8, 9 और 25। अब इसका अलग कर लेंगे, 8 का अलग करेंगे, 9 का अलग और 25 का अलग करेंगे। चलिए देखिए, तो 2 चौके 8 सबसे पहले छोटे पाड़े से काटते हैं, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकन 2। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 एकन 3। चलिए फिर 5 से काटेंगे इसको, क्योंकि डायरेक्ट 5 से कटेगा और किसी कटने वाला है छोटे पाड़े से। 5 से छोटे से नहीं कटेगा, केवल 5 से कटेगा। 5 25 और 5 एकन 5, ये हो गया। अब देख लीजिए इनका 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 9 का 3 गुणा 3 और 25 का रहेगा आपका 5 गुणा 5। अब इसमें देखिए एचसीएफ क्या रहेगा आपका? एचसीएफ रहेगा 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 तो इसमें है ही नहीं, 9 में 5। कहने का मतलब ये कॉमन कोई सा नहीं मिला। जब मैंने आपको बताया कॉमन नहीं मिलता है
तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक, अब बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम को क्या करेंगे, इन्हीं को लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 गुणा 3 और फिर गुणा 5 गुणा 5। यदि आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप सोचो कि इतना कौन लिखे, तो इससे भी और शॉर्ट लिख सकते हो आप सीधा डायरेक्ट। ये जैसे मैंने ये बिल्कुल उठा के ये पूरा पूरा लिख दिया, आप ऐसे लिखना 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 के ऊपर मतलब घात 3 लगा देना, गुणा 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हो हम पूरा लिखें तो आप पूरा भी लिख लीजिए। आप चाहते हैं कि हम इस लाइन को नहीं लिखना चाहते और हम ऐसा लिखना चाहते हैं, और हम मतलब कोई चाहता है कि हम पूरा ऐसा लिखना चाहते हैं, तो भी लिख रहे, तो भी आपका सवाल सही रहेगा। तो इनको लिखने पर आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1800। ठीक, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तीनों सवाल कंप्लीट है। चलिए, तो चलिए तीसरा सवाल भी हो चुका है अपना, चौथा सवाल अब करेंगे। तो चौथा सवाल में क्या है, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात करना है। ठीक है, यानी एचसीएफ अपने पास 9 दिया है, 2 संख्या दी हुई है, और अपने क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले अपन लिखेंगे हल। दिया है अपने पास ऑलरेडी पहले से दिया है कि पहली संख्या, पहली संख्या 306 व दूसरी संख्या क्या है, 657। ठीक, और एलसीएम अपने पास क्या दिया, सॉरी एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ क्या दिया हुआ अपने पास, पहले से 9 दिया हुआ है। ठीक, पहली संख्या अपने पास 306, दूसरी संख्या 657, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम अपन ज्ञात करना है प्रश्न अनुसार। ठीक है, एलसीएम अपने को ज्ञात करना, तो वो उसका प्रश्न अनुसार ये पहले से जो मैंने अभी लिखा है दिया हुआ था, इस प्रश्न में दिया हुआ था। अब से अपन लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार में करने के बाद में क्या करेंगे, वही जो पहले अपन कर चुके हैं। तो सवालों में पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक, अब पहली संख्या क्या है अपने पास, 306 है, दूसरी संख्या क्या है, 657 है। एलसीएम अपने को ज्ञात करना है, और एचसीएफ अपने पास कितना दिया हुआ है, 9 दिया है। ठीक, अब 306 इंटू 657 बटे में ये 9 आ जाएगा, और अपना इधर रह जाएगा एलसीएम, यानी एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं अपन। अब 9 का भाग अपन 306 में देंगे, तो 9 3 27 3, यानी 3 बचेगा, और ये 36 हो जाएगा, 9 36 यानी 34, और 34 गुणा 657 कराएंगे तो आपका जो आंसर यानी एलसीएम निकलेगा, वो एलसीएम आ जाएगा आपका 22,338। ये मैंने पहले से कर रखा था, आप कर लीजिए। 34 इंटू 657 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22,338। ठीक है, ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो चुका है। हाँ, तो चलिए 4 सवाल अपने पिछले हो चुके हैं, ये 5वां सवाल है। 5वां सवाल देखिए क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको करने से पहले मैं आपको नियम लिखवा देता हूं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए आप लोग भी। चलिए, लिखना होगा आपको नियम। यदि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त, 0 की कहना है 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यदि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार
कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। ठीक है, ये तो आप भी जानते हो, जब 2 गुणा 5 होगा तो 5 दूनी 10, यानी किस पे समाप्त हो रहा है, 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। आप 4 गुणा 3 करके देखो तो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है ना, यानी 5 गुणा 2 एक मतलब कम से कम बार, यानी 2 गुणा 5 एक बार तो आना ही चाहिए। यदि अपने संख्या 0 पर समाप्त करना है तो 2 गुणा 5 आना आवश्यक है। 2 गुणा 5 क्यों लिया वो आपको अभी मैंने बताया, क्योंकि 2 गुणा 5 करेंगे 5 दूनी 10, क्या आ रहा है 0। आप 4 गुणा 3 लेके देख लो, 4 3 12 आ रहा है लास्ट किस पे, यानी 4 गुणा 3 लेके देखा हमने तो 4 3 12 क्या आ रहा है, किस पे समाप्त हो रही है, 2 पे हो रही है। लेकिन वो क्या कह रहा है, किस पे समाप्त होना चाहिए, 0 पर समाप्त होनी चाहिए। तो 0 पर संख्या तभी समाप्त होगी जब 2 गुणा 5 करेंगे अपन। तो इसलिए कहा है कि यदि कोई संख्या, यानी यदि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, 2 गुणा 5 आना चाहिए। तो चलिए 6 संख्या नंबर दी हुई है, तो 6 का अपन क्या करें, यहां पे लिख लीजिए 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर, तो 6 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। देख, अब मुझे बताइए आप, अब उसमें कहा है कि 0 पर समाप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, 2 गुणा 5 होना। उसने यही पूछा क्या 6 संख्या जो है ये 0 पर समाप्त हो रही है क्या। अब अपने को अभाज्य गुणनखंड से अपने को पता चला कि ये 2 गुणा 5 इसमें नहीं आया, तो इसका मतलब ये 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो इसका मतलब आपको अब पता चल चुका होगा 0 पर समाप्त हो रही है या नहीं हो रही है। तो सीधा सा अपने नियम में लिखा था 2 गुणा 5 इसमें था कि 2 गुणा 5 आना चाहिए, 2 गुणा 5 इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 गुणा 3 जो कि किसके रूप का नहीं है, 2 गुणे 5 का रूप का नहीं है, 2 गुणा 5 इसमें नहीं आया, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आप इसमें एक लिख लीजिए यहाँ पे, अतः ये यहाँ पे इसलिए अतः गुणन 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है और ये 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। है, बस इतना करना है आपको, कंप्लीट है अपना सवाल। नियम सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नियम लिखना है। नियम में क्या लिखना है, यदि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, 2 गुणा 5 आना चाहिए, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त हो पाएगी। तो अपन ने इसका 6 का गुणनखंड किया, तो 6 का गुणनखंड में 2 गुणा 3 प्राप्त हुआ, जबकि आना क्या चाहिए था, हमें 2 गुणा 5 प्राप्त होना चाहिए था, वो प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। तो इसलिए हमने अतः में लिख दिया 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 प्राप्त नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है कि 2 गुणा 3 आया है तो 2 गुणा 5 प्राप्त नहीं हुआ, तो हमने वही लिख दिया, 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, यानी 2 गुणा 5 प्राप्त हमें नहीं हुआ है और ये 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि 2 गुणा 5 नहीं आया है और 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक है ना, किसी प्राकृत संख्या n के लिए पूछा है तो 6n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये अपने प्रूफ कर दिया। चलिए ठीक है, ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो चलिए 5 सवाल तक अपन कर चुके हैं, अब छठवां सवाल देखेंगे। छठे सवाल में क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये अपने को बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भाज्य और अभाज्य, भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। थोड़ा बेसिक में आपको इस सवाल को कराने से पहले बता देता हूं। अभाज्य, भाज्य वे होता है जो एक तो जैसे कि मैं लेता हूं 14, एक तो खुद से कट रहा हो
ठीक, 14 से। दूसरी बात ये है एक अन्य किसी पाड़े से कटे, जैसे कि 2 से भी कट रहा है, ठीक, और 7 से भी कट रहा है, यानी किसी अन्य पाड़े से भी कटे संख्या से, और एक 1 से। चौगत खुद का तो जाएगा, खुद के अलावा किसी अन्य का, यानी एक को छोड़ के किसी अन्य की संख्या का भाग यदि वो कट जाती है पूरी संख्या पूरी तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या, अभाज्य जैसे कि 7 हुआ, अब 7 में एक खुद के अलावा, यानी एक तो 7 का जाएगा और एक का, कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती है एक खुद के और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग पूर्णतः ना जाए तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या वह होती है जो एक को छोड़ करके एक खुद के अलावा और किसी अन्य की संख्या का भी भाग यानी पूरा चला जाए तो वे क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जो कि उदाहरण आपके सामने है, जैसे 14 का भाग मैंने एक तो 14 खुद का गया, उसके बाद अन्य संख्या का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है, और एक का तो खैर जा ही रहा है, ठीक है ना। तो यानी तीन फैक्टर बन रहे इसके, और इसके केवल 2 ही फैक्टर बन रहे। एक तो इसका खुद का जा रहा है और एक का जा रहा है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या हुई और ये भाज्य संख्या हुई। भाज्य संख्या आपको मालूम ही होगा, ठीक है ना। और भाज्य संख्या जैसे कि 3 हुई, 2 हुई, सॉरी 7 हुई, 5 हुई, 11 है, 13 है, 17 है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें खुद के अलावा और एक का भाग जाता है, इसके अलावा और किसी का ये कट नहीं सकती है संख्या, ठीक है। तो चलिए, शायद समझ गए होंगे आप मेरी बात को, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब देखिए सवाल पे जाते हैं, सवाल को करते हैं। सवाल को देखिए, उतारेंगे पहले 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए इसमें कॉमन क्या है। कॉमन 13 है, तो 13 जो कॉमन है वो बाहर ले लेंगे अपन। अंदर क्या बचेगा, 7 गुणा 11, 13 पूरा बाहर आ ही चुका है, प्लस का 1, ठीक। अब 13 अंदर 11 7 77 और प्लस का 1 यानी हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणा 78 और गुणा 1। अब आप कहोगे कि सर आपने 1 क्यों लगाया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1 का गुणा यदि किसी भी संख्या के साथ में करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने 24 के साथ में 1 का गुणा किया तो 24 एकम 24, कोई फर्क पड़ा, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है यदि किसी भी संख्या के साथ में 1 का गुणा करवाते हैं। 1 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो किसी प्रकार की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। चलिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। उसने बोला क्यों है, तो आपको पहले मैंने बताया है जिसके 3 फैक्टर बन जाए, यानी एक खुद के और किसी दूसरी संख्या और एक का जिसमें भाग चला जाए पूर्णतः, तो उसका मतलब भाज्य संख्या है। और जिसमें एक खुद के अलावा और एक के किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए तो वे क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो ये कौन सी संख्या जिससे 3 फैक्टर बन रहे, 13 78, एक का तो जाएगा इसी भाग उसमें, ठीक है ना। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करवाया, तो यानी 3 फैक्टर बन रहे, तो इसका मतलब जिस संख्या का 3 फैक्टर बनते तो कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी संख्या क्या है अपने, दूसरी संख्या को यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 गुणा 5 प्लस 5, ठीक। इसे उतारा अपने, इसे उतारने के बाद में अब इसे करेंगे, यानी इसमें आप देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, बार बार जो संख्या क्या आ रही है, 7 नहीं 5 आ रहा है बार बार, देखिए ये 5 एक बार यहाँ पे है, 5 एक बार यहाँ है, तो 5 अपन इसे उभयनिष्ठ है, यानी एक 5 अपन कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, 7 गुणा 6, 5 अपन बाहर ले चुके हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 1, क्योंकि 5 अपन बाहर ले चुके तो 5 1 का 5 वापिस वही आ जाएगा, ठीक। चलिए 5 6 70 42
और 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 सेकंड 24, तो गुणा 24 और प्लस का 1। चलिए अब 5 कोष्टक का मतलब मैंने आपको बताया गुणा होता है, तो 5 गुणा यदि 42 गुणा 24 करवाते हैं तो 42 गुणा 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 गुणा 24 कर लीजिए आप, 4 दूनी 8, 4 चुक 16 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 6 4 10 0 8 9 10, 8 1 9 और 1 हासिल 10 यानी 1008, तो 1008 और प्लस 1। अब देखिए इसमें भी 3 फैक्टर बन रहे हैं, चलिए इसमें भी 3 फैक्टर बने, यानी 2 ये और 1 का अपने मल्टीप्लाई आ गया यानी गुणा 1, ठीक है ना, यानी 1 का गुणा इसमें करवाया अपने, यानी 1 का गुणा मैंने आपको बताया किसी भी संख्या के साथ में करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 3 फैक्टर बने, इसका मतलब ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। उसने पहले ही कह दिया है कि ये संख्या भाज्य है, बट क्यों, ठीक है ना, इसे इसलिए कहा है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं यही बात इसमें लिख देंगे नीचे, तो 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये एक भाज्य संख्या है। मेरे पास थोड़ी जगह का अभाव था, आप इस सवाल को जो मैंने यहाँ पे लिखा है आप नीचे लिखते हैं और ये लाइन आप उसके नीचे लिख दीजिए कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण, 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। चलिए ठीक है, ये सवाल कंप्लीट, उतार लीजिए। तो चलिए 6 सवाल अपने हो चुके हैं, अब 7वां सवाल आया है, ठीक है ना, 7वां सवाल देखते हैं। हालांकि जितना देखने में लग रहा है इतना बड़ा है नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, छुटकू सवाल है बिल्कुल। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्त आप जानते हैं ना, वृत्ताकार पथ है इसे, ठीक है ना, वृत्ताकार एक पथ है। इस मैदान पथ माने रास्ता है, वृत्ताकार कोई रास्ता है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक वृत्ताकार कोई गोल ऐसा कोई रास्ता है, उसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, सोनिया को तो लग रहे हैं 18 मिनट, ठीक, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, इसमें रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, ठीक, यानी एक वृत्ताकार पथ है, उसमें सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में, चक्कर लगाने में कितना 18 मिनट और रवि को चक्कर लगाने में कितने 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना है, यानी इस स्थान पर वो चले, यानी एक ही स्थान से और एक ही समय पर, लिखा है ना, दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, ठीक है ना, एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे वो दोनों यानी सोनिया और रवि यहाँ पे खड़े थे, है ना, तो एक ही दिशा में यानी ऐसे घूम रहे हैं, वो ऐसे चक्कर लगाते हुए आ रहे हैं, एक ही समय पर चले दोनों एक ही दिशा में, तो वापिस पुनः इसी स्थान पर आएंगे तो वो कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है, तो कितने समय बाद वो आके एक दूसरे को मिलेंगे पुनः इसी स्थान पर। तो चलिए ऐसे करेंगे अपन, कुछ नहीं है सवाल में, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, देख सबसे पहले अपन इसका लेंगे एलसीएम, यहां पे लिख लीजिए प्रश्नानुसार, या फिर ऐसे लिख लीजिए, इसमें दिया है, थोड़ा तरीके से करें सवाल को, वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, कितना समय लगा है, तो 18 मिनट, ठीक, 18 मिनट लिख लीजिए, 18 मिनट, और रवि को लगा समय, रवि को कितना समय लगा है, 12 मिनट, ठीक, क्लियर इतना, यानी रवि को 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट। अब यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या 18 और 12, ठीक, अब 18 और 12 का अपन क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, 18 का एलसीएम निकालेंगे, 2 नाम 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ऐसे ही 12 के निकालेंगे, 2 छक्के 12
2 तिया 6 और 3 एकम 3। देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 18 बराबर कितना आया, 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 बराबर कितना आया है, 2 गुणा 3, यही आया है। तो चलिए अब जो कॉमन होता है उसमें से एक लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे इसका। तो एलसीएम बराबर, यानी ये कॉमन है तो इसमें से एक लेंगे, 3 है और एक कॉमन, ये 3 है तो इसका एक 3 ले लेंगे, बचा एक 3 ये और एक 2 ये। ठीक समझे, जैसे कि कॉमन दो, इसमें 2 था इसमें 2 था, एक इसमें इन दोनों में से एक कॉमन 2 ले लिया, इसमें 3 था और इसमें भी एक 3 है, इन तीनों इन दोनों में से एक 3 ले लिया, बचा ये 2 और ये एक 3, तो 3 और 2 ये लिख दिया। अब इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूनी 36, यहाँ पे लिख देंगे अपन 36 मिनट। ठीक, तो लिख देंगे, अपना आंसर आ चुका है। बिल्कुल छोटा सा सवाल था, वो तो दिखने में इतना बड़ा लग रहा था, हालांकि इसमें कोई था नहीं ऐसा कुछ। तो देखिए आप इसमें आप नीचे एक लाइन लिख लीजिए ना, कितने समय बाद लिखा है ना, कितने समय में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा, तो यहाँ पे आप लिख देना अतः वह दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक, क्लियर, यही आपका आंसर है। चलिए आपकी प्रश्नावली 1.2 फिनिश। अब अगली 1.3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, और इस वीडियो में जो है 1.2 आपको मैंने क्लियर करवा दी है। आप बिल्कुल इसके नोट्स बनाइए, यदि एक बार समझ में नहीं आता तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर होंगे सवाल। ठीक है ना, और बिल्कुल इसी तरीके से कीजिए, आप नोट्स बनाइए इनके, और नोट्स बनाने के बाद जैसे आप रिवाइज करते हो तो रिवाइज करने में वो जो नोट्स बनाओगे आप फेयर बनाओगे, वो बहुत ही आपको मतलब सुविधाजनक रहेगी। ठीक है ना, तो चलिए बाय बाय।